हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज का द हिंदू का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आज का एजेंडा जो रहेगा, एक तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हम डिस्कस करेंगे, इटालियन मरीन केस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इटालियन मरीन केस पहले भी न्यूज़ में रहा है और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये दोबारा से रेगुलर बेसिस पे कई बार न्यूज़ में आ चुका है, तो इटालियन मरीन केस भी डिस्कस करेंगे। श्रीलंकन पॉलिटिक्स को डिस्कस करेंगे। श्रीलंका में वहाँ पर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जो हुए थे अभी, उसका रिजल्ट आया है, तो वो डिस्कस करेंगे। इन्फ्लेशन क्या है ये डिस्कस करेंगे। यूएस ने टिकटॉक के ऊपर बैन लगाया है, ये डिस्कस करेंगे। स्ट्रेस्ड लोन क्या है, लो या जिरगा डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नर में हम सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस को डिस्कस करेंगे। तो ये फ्रंट पेज है हमारे पास। फ्रंट पेज में एक तो न्यूज में रहा है केरला में जो लैंडस्लाइड हुई है, तो 18 टी वर्कर्स जो थे उनकी डेथ हुई है। ठीक है, मिट्टी में दब कर उनके घर पूरे मिट्टी में दब चुके हैं। पूरा बारिश काफी ज्यादा रही और लैंडस्लाइड्स की वजह से। ठीक है, तो ये पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि केरला में जैसे 2018-2019 बारिश की वजह से वहां पर फ्लड्स की भी प्रॉब्लम रही है और कई इलाकों में काफी ज्यादा पानी भर गया है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम 2018-2019 में हमें देखने को मिली है। ठीक है, तो ये एक न्यूज में रहा है। उसके अलावा एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी जो कि दुबई से कालीकट में लैंड हुई थी, वो जो है स्लिप हो गई है और 35 फीट गहरी खाई में एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी वो वहां पर गिरी और 15 से 17 लोगों की डेथ हुई है, जिसमें पायलट की भी डेथ हो गई है। ठीक है, और बहुत सारे लोग घायल हैं। तो 35 फीट गहरी खाई में एयर इंडिया की फ्लाइट चली गई। ठीक है, तो ये दुबई से वापस आ रहे थे, तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज है। ठीक है, वंदे भारत मिशन, ये आपको पता होना चाहिए। वंदे भारत मिशन क्या है? जो इंडियंस कोविड-19 की वजह से अलग अलग कंट्रीज में फंसे हुए थे, उनको वापस लाने के लिए है वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन, ये आपको एक आइडिया होना चाहिए वंदे भारत मिशन का। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पर लिखा है कालीकट एयरपोर्ट। कालीकट का दूसरा नाम कोझीकोड भी है। कोझीकोड, कोझीकोड। ठीक है, ठीक है, तो कालीकट का दूसरा नाम कोझीकोड भी है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि कालीकट या कोझीकोड दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो ये एक न्यूज में रहा था। वहां पर जो एयर इंडिया की जो फ्लाइट है जो स्किड हो गई थी, ठीक है, रनवे से, तो ये एक न्यूज में रहा। और लैंडस्लाइड, तो दोनों न्यूज केरला से रिलेटेड हैं। ठीक है, उसके अलावा ये जो है बॉलीवुड एक्टर रिया चक्रवर्ती जो ईडी के सामने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने प्रेजेंट हुई और 6-7 घंटे पूछताछ हुई रिया चक्रवर्ती से। तो एक तो आपको पता होना चाहिए कि ईडी क्या है। ठीक है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। ईडी क्या है? ईडी जो है हमारा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जो फाइनेंशियल जो क्राइम होते हैं उनका इन्वेस्टिगेशन करता है। ठीक है, तो ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इज अ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईडी, हिंदी में इसे प्रवर्तन निदेशालय बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए ईडी किसके अंडर आता है। ईडी आता है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। अब डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू कहां आता है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसके अंडर आता है। तो ईडी का काम क्या है कि जो भी इलीगल ट्रांजैक्शंस होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जैसे रिया चक्रवर्ती के ऊपर आरोप है कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से पैसा इधर से उधर ट्रांसफर करा है, तो वो इलीगल ट्रांजैक्शन कहे जाएंगे। किसी और के अकाउंट को तुम ऑपरेट कर रहे हो और उस पैसे को इधर उधर ट्रांसफर कर रहे हो, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने एलिगेशंस लगाए थे, तो इस वजह से ये न्यूज में रहा था। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की भी बिहार सरकार ने रिकमेंड करा है और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी अब मामले में स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ईडी क्या है। प्रवर्तन निदेशालय है या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बोलते हैं, और ये फाइनेंशियल क्राइम जो होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करता है, फाइनेंशियल क्राइम को। तो ये बेसिकली मर्डर को इन्वेस्टिगेट, मर्डर है, सुसाइड है, इसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। ये करेगा केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे लगभग 15 करोड़ का घपला कहा जा रहा है कि 15 करोड़ ट्रांसफर करे हैं रिया चक्रवर्ती, ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं उसकी सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली ने।
तो वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है। ईडी के पास पावर्स होती है कि प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर सकता है अगर उसे लगता है कि, क्योंकि उस रिया चक्रवर्ती ने 2 या 3 प्रॉपर्टीज भी मुंबई में खरीदी हैं, तो सुशांत सिंह राजपूत के ऐसा कहा जा रहा है उसी पैसे से खरीदी है। तो ये एक न्यूज में रहा है। उसके अलावा विल क्लोज एक न्यूज है हमारे पास, विल क्लोज मरीन केस ओनली आफ्टर हेफ्टी कंपेंसेशन, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो मरीन केस था ये क्या था, ये अभी आगे हम डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा एक ये न्यूज हमारे पास है कि विल इनवाइट योगी टू ओपन फैसिलिटीज नियर मॉस्क। तो जब मस्जिद का इनॉग्रेशन होगा, जैसे कि वहां पर अगर हम देखें राम जन्मभूमि में भूमि पूजन हुआ है, तो भूमि पूजन के वहां पर जो भूमि पूजन में थे प्रधानमंत्री मोदी भी थे, यूपी के सीएम भी थे, गवर्नर भी थे, आरएसएस चीफ भी थे। तो अब क्योंकि कोर्ट का वर्डिक्ट था कि जो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम वक्फ बोर्ड को 25 एकड़ जमीन, ये 5 एकड़ जमीन मिलेगी और उस जो बाबरी मस्जिद जो लोकेशन है उससे अराउंड 25 किलोमीटर दूर। अब कुछ लोग बात कर रहे हैं कि मस्जिद के इनॉग्रेशन या मस्जिद के उसके लिए भी चीफ मिनिस्टर को आना चाहिए। तो चीफ मिनिस्टर का कहना ये है कि एज अ योगी, ऐसा कुछ न्यूज में आ रहा था और कुछ कंट्रोवर्सी भी चल रही थी। योगी आदित्यनाथ का कहना ये था कि एज अ चीफ मिनिस्टर तो मुझे जाना चाहिए, मुझे किसी सभी रिलीजन उनके लिए इक्वल है, लेकिन एज अ योगी वो जाना पसंद नहीं करेंगे एज अ योगी। तो ऐसा उनका कहना था, ठीक है। लेकिन जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है या अदर लीडर्स हैं, उनका कहना है कि हम योगी आदित्यनाथ जी को इनवाइट करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। इटालियन मरीन केस, इटालियन मरीन केस जो है फरवरी 2012 का है, फरवरी 2012। तो फरवरी 2012 में क्या हुआ था, 2 इटालियन मरीन थे, इटालियन मरीन जो इटालियन मरीन्स थे, और शिप का नाम था एनरिका लेक्सी। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एनरिका लेक्सी में केरला कोस्ट लाइन के पास, केरला के पास अगर मैं बोलूं थोड़ा सा मैप बनाऊं, ठीक है, ये श्रीलंका है और यहाँ पर केरला कोस्ट लाइन के पास जो है, यहाँ पर एनरिका लेक्सी ने क्या करा था, केरला के 2 फिशरमैन को गोली मार दी थी। तो 2 फिशरमैन जो थे उनकी डेथ हो गई थी। तो फिर उनको अरेस्ट कर लिया गया था, 2 इटालियन मरीन थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। फिर उन्हें बेल मिली थी और वो वापस इटली चले गए थे। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लेम कर रही थी कि उन्हें वापस इंडिया भेजा जाए, उनके ऊपर मर्डर केस चलेगा। तो ये मामला गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, जो कि हेग नीदरलैंड्स में, द हेग नीदरलैंड्स में, वहां पर मामला चल रहा था। अब होता क्या है, देखिए 200 नॉटिकल माइल्स तक, 200 नॉटिकल माइल्स तक होता क्या है, ये यहाँ पर कोई भी क्राइम होता है 200 नॉटिकल माइल्स में, तो ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, तो किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का लॉ उसमें लग सकता है। हालांकि ये क्राइम 20 नॉटिकल माइल्स के आसपास हुआ था, तो इंडियन लॉ एप्लीकेबल होगा। तो मर्डर केस इंडियन लॉ के हिसाब से यहाँ पर इंडिया में चलेगा। लेकिन उनका कहना ये है, जो हेग नीदरलैंड में, तो केस किसके बीच में चला था, इटली, क्योंकि हमने इटली से डिमांड करी थी कि उन्हें इंडिया को हैंडओवर किया जाए, इटली और इंडिया के बीच में हेग नीदरलैंड में केस चला था। तो हमारी डिमांड थी कि उन्हें इंडिया को हैंडओवर किया जाए और यहाँ पर उनके ऊपर केस चलेगा। लेकिन इटली का कहना था कि ये जो क्राइम हुआ है ये 200 नॉटिकल माइल्स के बाद हुआ है, जो कि हाई सीज में आता है। 200 नॉटिकल माइल्स का मतलब है 200 नॉटिकल माइल के इस तरफ कोई भी क्राइम होता है सी में, तो वो इंटरनेशनल लॉ उसमें लगेगा, इंडियन लॉ नहीं लगेगा। आपको बस ये कॉन्सेप्ट समझना है, इंटरनेशनल लॉ कब लगने वाला है और इंडियन लॉ कब लगने वाला है। इंटरनेशनल लॉ, तो अगर समुद्र में कहीं भी कोई भी क्राइम होता है तो उसमें इंटरनेशनल लॉ लगता है। लेकिन हमारी बाउंड्री के 200 नॉटिकल माइल्स या उसमें अलग अलग जोन्स हैं, यूएन क्लॉज है। आपको ये भी इंपॉर्टेंट है कि यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन, यूएन का मतलब कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, ऑन द लॉ ऑफ सी। ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। यूएन क्लॉज की फुल फॉर्म ये बहुत न्यूज में रहा है। तो यूएन क्लॉज के हिसाब से जो है, अगर जो हम बोल रहे हैं कि 200 नॉटिकल माइल के इंडिया के कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल दूर क्राइम हुआ है, तो इंडियन लॉ के हिसाब से उनके ऊपर केस चलेगा। लेकिन उनका क्लेम था कि नहीं, इंटरनेशनल वाटर्स में हुआ है,
तो फिर इनके ऊपर केस हम यहीं पर चलाएंगे, इटली में ही चलाएंगे। तो वर्डिक्ट जो है इटली के फेवर में आया, इंडिया के अगेंस्ट आया, और उस वर्डिक्ट में ये कहा गया कि इटली को कंपनसेशन देना है उन फैमिलीज को जो केरला के जो फिशरमैन थे, उनकी डेथ हुई थी, जिनको गोली मारी गई थी, उनकी फैमिलीज को कंपनसेशन दिया जाए और केस जो है वहीं पर चलेगा, इटली में केस चलेगा। तो ये एक वर्डिक्ट था, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में इसी को लेकर सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ठीक है, ये अच्छी बात है कि इटली में उन फिशरमैन के अगेंस्ट केस चल रहा है, लेकिन यहां पर इंडिया में केस खत्म करने के लिए जरूरी है कि इटली सरकार जो है, इटली या जो फिशरमैन है, वो यहां पर कंपनसेशन पे करे उन फैमिलीज को जिन फिशरमैन को उन्होंने गोली मारी थी, ठीक है। तो ये एक न्यूज में रहा है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, आपको एक तो पता होना चाहिए कि ये कब हुआ था केस, 2012 में केस हुआ था। एक तो शिप का नाम क्या था जिसमें वो आए थे, एनरिका लेक्सी, ये इंपॉर्टेंट है। यूएन क्लॉज इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनल लॉ लग रहे हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, ठीक है, ये है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यूएन क्लॉज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें इंटरनल वाटर्स होते हैं, टेरिटोरियल वाटर होते हैं, ठीक है, और उसके अलावा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी होता है, हाई सीज होते हैं, कंटैगियस जोन होता है। तो ये सारी आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल बिल्कुल नया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल ग्रो करने में हमारी हेल्प जरूर करें। उसके अलावा हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसमें हम स्टडी मटेरियल वगैरह शेयर करते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे बहुत सारे, उसमें आपको जो है पीडीएफ फाइल्स भी मिलेंगी, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, तो काफी स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, ठीक है। हमारा इक्वेशंस आई हिसाब भी है, वो भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको यूपीएससी का भी कंप्लीट कोर्स मिलेगा, ओनली बैंक का भी, ओनली एसएससी का भी, बैंक प्लस एसएससी का भी कंप्लीट कोर्स मिलेगा, ओनली क्वांट का भी कंप्लीट कोर्स मिलेगा। और ये सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं काफी एक्सपीरियंस फैकल्टीज के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं इसमें। उसके अलावा इसमें पीडीएफ फाइल्स वगैरह हैं, ठीक है, जो क्विज है, फुल लेंथ टेस्ट है, सब कुछ आपको इसमें मिलता है। इसमें चैट भी कर सकते हैं फैकल्टीज के साथ, कोई डाउट होता है तो। ये हमारे पास एक एडिटोरियल है, इंटरप्रेटिंग श्रीलंकास मैंडेट, ठीक है। तो ये आया है, एक तो जो पॉलिटिकल पार्टी जीती है एसएलपीपी, उसके बारे में आया है, स्ट्रक अ कॉर्ड प्रोजेक्टिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड कैपिटलाइजिंग ऑन द फेलियर ऑफ प्रीवियस कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन गवर्नमेंट मतलब खिचड़ी सरकार, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक और इसमें न्यूज ये आई थी, कंसोलिडेटिंग कंट्रोल, ये भी एक न्यूज थी। उसके अलावा ये भी एक न्यूज है, राजापक्षे विंस सुपर मेजॉरिटी इन श्रीलंकन पार्लियामेंट्री पोल। तो इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या क्या कहानी थी, ठीक है। श्रीलंका की पॉलिटिक्स की बात करें तो 2015 में हुआ क्या, 2015 में जो दो पॉलिटिकल पार्टीज थी श्रीलंका में, एक तो एसएलपीपी, एसएलएफपी और यूएनपी, ये दोनों ने कोएलिशन के थ्रू इलेक्शन लड़ा, ठीक है, और ये इलेक्शन जीते थे। अब हुआ क्या कि एक तो मैत्रीपाला सिरिसेना, ये प्रेसिडेंट बने, ये एक अलग पॉलिटिकल पार्टी के थे, और साथ ही साथ रानिल विक्रमासिंघे, ये प्राइम मिनिस्टर। दोनों अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के थे, लेकिन इन्होंने मिलके इलेक्शन लड़ा था। जैसे इंडिया में भी होता है, कई बार दो पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में इलेक्शन लड़ती हैं। मतलब अगर जिस इलाके में इनका कैंडिडेट खड़ा होगा, उस इलाके में इनका कैंडिडेट नहीं होगा, या जिस इलाके में इनका होगा, मतलब अगर जैसे वहां पर 225 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 225 कॉन्स्टिट्यूएंसी है इलेक्शन होने, तो मान लिया कि 125 जगह पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा, 100 जगह पे इन्होंने इलेक्शन, एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, और एक दूसरे को हेल्प करेंगे उनके लीडर्स इलेक्शन जीतने में, ठीक है। लेकिन जब से इलेक्शन जीते दोनों के बीच में, क्योंकि श्रीलंका में आपको एक तो ये समझना है कि वहां पर सिस्टम कैसा है। अब इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यूएस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, मतलब इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के पास ही सारी पावर्स होती हैं, यूएस में प्रेसिडेंट के पास सारी पावर्स होती हैं। श्रीलंका में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, अब सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट के पास भी कुछ पावर्स होती हैं और पीएम के पास भी कुछ पावर्स होती हैं, दोनों के पास पावर्स होती हैं।
तो यहाँ पर मामला थोड़ा सा फंस जाता है कई बार, क्योंकि प्रेसिडेंट भी बहुत चीजें डिसाइड कर सकता है। इंडिया की तरह नहीं होगा कि रबर स्टैंप हम बोलेंगे हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट को कि सारी चीजें जो है कैबिनेट मिनिस्ट्री या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम वो ही डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट को एक्ट करना होता है इन अकॉर्डेंस विद द एड एंड एडवाइस गिवन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम। तो यहाँ पर सारी चीजें इंडिया में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या एग्जीक्यूटिव ही डिसाइड कर रहे हैं हेडेड बाय पीएम, ठीक है। तो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट नाम मात्र का हेड है, रियल पावर जो है प्राइम मिनिस्टर के पास है, लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं है। श्रीलंका में पावर्स डिवाइडेड है, प्रेसिडेंट के पास भी पावर्स होगी तो प्राइम मिनिस्टर के पास भी पावर्स होगी। अब जब ये दोनों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा था 2015 में, तो दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही थी, ईगो वॉर या इनका जो था आपस में ट्यूनिंग नहीं सही बैठ रही थी, तो आपस में क्लैशेस बहुत ज्यादा हो रहे थे, तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ चुकी थी और ये खिचड़ी सरकार थी, कोएलिशन गवर्नमेंट थी वहां पर, कोएलिशन। प्रेसिडेंट तो देखिए मैत्रीपाला सिरिसेना थे, मैत्रीपाला सिरिसेना और रानिल विक्रमसिंघे पीएम थे, तो इनके बीच में रिलेशंस लगातार खराब होते चले गए। और 2019 में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आगे लिखता हूं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे 2019 में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, वहां पर उस इलेक्शन में गोटाबाया राजापक्षे, गोटाबाया राजापक्षे ये प्रेसिडेंट बने, ठीक है। और ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनी एसएलपीपी, ठीक है, न्यू पॉलिटिकल पार्टी बनी एसएलपीपी। तो ये जो गोटाबाया राजापक्षे थे ये महिंदा राजापक्षे के भाई थे और ये प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए। और एसएलपीपी एक नई पॉलिटिकल पार्टी थी, महिंदा राजापक्षे अपनी पुरानी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ चुके थे और एक नई पॉलिटिकल पार्टी स्टैब्लिश हुई थी, तो वहां से इलेक्शन लड़ा था और गोटाबाया राजापक्षे प्रेसिडेंट बन गए। अब प्राइम मिनिस्टर क्योंकि रानिल विक्रमसिंघे ही थे, प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रमसिंघे थे, और अब 2020 में वहां पर पार्लियामेंट्री इलेक्शन थे, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस थे, ठीक है, पार्लियामेंट्री 2020 में अभी जो रिसेंटली हुए हैं, ठीक है। अब हुआ क्या कि जैसे यूनाइटेड नेशनल पार्टी और एसएलएफपी ये भी इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन एसएलपीपी जो एक बिल्कुल जो एसएलपीपी बिल्कुल एक नई पॉपुलिस्ट पार्टी थी, वो एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी बनी, ठीक है, जिसमें महिंदा राजापक्षे जिसके चीफ है और गोटाबाया राजापक्षे जो कि प्रेसिडेंट है महिंदा राजापक्षे के भाई हैं। तो अब हुआ क्या कि 225 में से 145 सीट्स एसएलपीपी जीत गई, मतलब दोनों भाई गोटाबाया राजापक्षे जो कि प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट में 2019 में ही बन गए थे, और 2020 में महिंदा राजापक्षे की वापसी हुई है। और दोनों भाई जो है, एक तो मेजॉरिटी के साथ, मेजॉरिटी क्या होती है, 50% से ज्यादा सीट जीत जाना, तो उसे बोलते हैं मेजॉरिटी के साथ पावर में आए हैं। और अब अनसर्टेनिटी जो पॉलिटिक्स में होती है, कोलिशन गवर्नमेंट की वजह से खींचतान होती है, एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश करते हैं, तो वो पब्लिक को पसंद भी नहीं आता। और ये जो एडिटोरियल या जो भी न्यूज है, इसमें बेसिकली ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे रीजंस बहुत सारे हैं जिस वजह से ये जीते। एक तो पब्लिक चाह रही थी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, वो लोग कोलिशन जो पॉलिटिक्स हुई थी रानिल विक्रमसिंघे या जो सिरिसेना है, मैत्रीपाला सिरिसेना के झगड़े से भी परेशान थे लोग, ठीक है, उसकी वजह से वहां के सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा था, वहां की जो पार्लियामेंट थी उसको जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कैंसिल कर दिया था जो उनका जो मैंडेट था। तो ये सारी चीजें थी, लगातार उनमें क्लैशेस चल रहे थे, ठीक है। और दूसरा रीजन अगर हम बोले उनके जीतने का, एसएलपीपी के जीतने का, ये था कि एक तो कोविड-19 वाली सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करा, इकोनॉमी को भी अच्छे से मैनेज करा, ये भी एक रीजन थे। हेल्थ केयर सर्विसेज इंप्रूव हुई श्रीलंका में, उसको मैनेज करा काफी अच्छे से। अलग अलग कंट्रीज के साथ रिलेशंस भी इंप्रूव करे, जैसे इंडिया के साथ भी अब जो है रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं। जैसे चाइना के साथ जो पहले जो रिलेशंस थे चाइना के साथ, तो चाइना और श्रीलंका का क्लोजनेस पिछले कुछ सालों से बढ़ रहा था लगातार जब रानिल विक्रमसिंघे प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन अब जो है ऐसा लगता है इंडिया के साथ दोबारा से रिलेशंस इंप्रूव हो जाएंगे श्रीलंका के, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो कि श्रीलंकन पॉलिटिक्स से रिलेटेड थी। आपको ये समझना है
कि दोनों भाई अब काफी पावरफुल हो गए, मेजॉरिटी में। उससे पहले खिचड़ी सरकार चल रही थी, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वहां पर सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, पावर्स डिवाइडेड थी। प्रेसिडेंट के पास भी बहुत सारी पावर्स होती हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास भी बहुत सारी पावर्स होती हैं, ठीक है। तो वहां पर इस वजह से पावर स्ट्रगल चल रहा था, दोनों के बीच में क्लैशेस थे। लेकिन अभी सेम पॉलिटिकल पार्टी के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है और दोनों भाई भी हैं, तो कोऑर्डिनेशन ज्यादा बेटर हो सकता है, इस चीज की उम्मीद पब्लिक कर रही है। तो ये सारी चीजें थी जो इससे रिलेटेड थी, ठीक है। तो आपको एक तो पता होना चाहिए एसएलपीपी कहां की पॉलिटिकल पार्टी है, वो जीत का आई है श्रीलंका में। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए श्रीलंका की पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट है आपको एक तो ये समझना है कि श्रीलंका में कौन सी कम्युनिटी के लोग लेते हैं। देखिए श्रीलंका में अगर हम बात करें, ये अगर हम बोले कि जैसे ये इंडिया है और ये श्रीलंका है, इंडिया में यहां पर ये है तमिलनाडु, ठीक है, ये वाला पोर्शन है तमिलनाडु, ये वाला पोर्शन, और ये श्रीलंका है। अब हुआ क्या, यहां पर तमिलियंस रहते हैं, तमिलियंस काफी तमिलियंस है, नॉर्थ वाले पोर्शन में श्रीलंका में तमिलियंस है, और 75% जो वहां के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं, ऐसा कहा जाता है सिहिलीज हैं, सिहिलीज, ठीक है। तो सिहिलीज ऐसा कहा जाता है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है। बाकी 25% में तमिलियंस भी हैं, अलग अलग माइनॉरिटीज भी हैं, और श्रीलंका में ज्यादातर बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या कि देखिए 1980s के बाद से ये जो तमिलियंस थे, क्योंकि यहाँ के जो सिहिलीज है ये मानते थे बहुत सारे लोग कि ये ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स नहीं है तमिलियंस, ये तमिलनाडु से, जैसे हम बोले इंडिया के तमिलनाडु से आए हुए हैं, यहाँ पर बसे हुए हैं बहुत सारे लोग, ठीक है, बहुत सारे रिलेटिव्स भी हैं। तो और वहां पर इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से LTTE वहां पर बनी, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलेलम, जिन्होंने हथियार उठा लिए थे श्रीलंका की सरकार के खिलाफ, और उनकी डिमांड थी एक सेपरेट कंट्री चाहिए, तमिलेलम, एक अलग कंट्री श्रीलंका में, तमिल कंट्री, ठीक है। तो हुआ क्या कि श्रीलंका की आर्मी ने LTTE के साथ बहुत लंबे टाइम तक वॉर चली, एक सिविल वॉर टाइप की थी, और LTTE का सफाया करा 2009 में। अब हुआ क्या कि बहुत सारे जब तमिलियंस मारे गए, तो हमारे यहाँ की तमिलनाडु, क्योंकि उनके इमोशनल सेंटिमेंट्स जुड़े हुए थे तमिलियंस के साथ, तो उन्होंने विद्रोह भी करा श्रीलंका की सरकार के साथ। तो इसलिए हमारी जब भी रिलेशंस इंप्रूव करने की कोशिश होती है श्रीलंका की सरकार के साथ, तो तमिलनाडु के पॉलिटिकल लीडर्स या तमिलनाडु के लोग बहुत सारे विरोध भी करते हैं कि भाई नहीं, श्रीलंका को सबक सिखाना है, उन्होंने इनोसेंट तमिलियंस को मारा है LTTE को खत्म करने के नाम पे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको थोड़ा पॉलिटिक्स समझनी है कि जो LTTE है, क्योंकि वो लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलेलम एक अलग कंट्री की डिमांड कर रहे थे, और वो जो तमिलियंस थे उनके जो है इमोशनल सेंटिमेंट्स या रिलेटिव बहुत सारे थे जो कि तमिलनाडु को बिलोंग करते थे, तो वो आपस में उनके रिलेशंस काफी अच्छे थे। और LTTE सिविलियन इलाकों में ही रहते थे, पता नहीं चलता था कौन LTTE को बिलोंग करता है, कौन सिविलियंस है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी, तो बहुत सारे इनोसेंट जो तमिलियंस थे वो भी मारे गए थे उस वॉर में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो श्रीलंका की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। और जो लैंग्वेज है श्रीलंका में, सिहिली एक लैंग्वेज है, वो बोली जाती है श्रीलंका में। तो यहां पर देखिए न्यूज भी यही है, राजापक्षे विन सुपर मेजॉरिटी इन श्रीलंका पार्लियामेंट्री पोल, ठीक है। तो ये दोनों भाई हैं, ठीक है, ये जो है महिंदा राजापक्षे है, गोटाबाया राजापक्षे है, ठीक है, राइट में दोनों भाई। तो एक ये प्रेसिडेंट है और ये प्राइम मिनिस्टर बन गए। ये प्रेसिडेंट 2019 में ही बन गए थे, ये आपको पता होना चाहिए, और ये 2020 में प्राइम मिनिस्टर बने, महिंदा राजापक्षे, ठीक है। तो ये सारी चीजें, लगभग 60% उन्हें वोट मिला है, और 145 सीट वो जीत कर आए हैं 225 में से, ठीक है। और भी छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टीज आ जाएंगी तो 150 क्रॉस कर जाएगा, तो 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी है, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस करने की पावर्स उनके पास आ चुकी हैं। उसके अलावा एक अलर्ट एमिड अनसर्टेनिटी एक एडिटोरियल है, जिसमें इंटरेस्ट रेट की बात करें, इन्फ्लेशन की बात करें। पहले समझ लेते हैं, देखिए इन्फ्लेशन क्या है। सिंपल नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो इन्फ्लेशन क्या होता है, जनरल प्राइस लेवल जब इंक्रीज होता है तो इन्फ्लेशन होता है, रेट जब इंक्रीज होते हैं। लेकिन अगर इकोनॉमी की टर्म्स में डेफिनेशन समझें तो जब लिक्विडिटी एक्सेस में हो, मतलब मार्केट में एक तरफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, और एक तरफ जो है लिक्विडिटी, कैश का फ्लो। लिक्विडिटी मतलब कैश का फ्लो, इससे डिमांड क्रिएट होती है, डिमांड है लिक्विडिटी, और ये है सप्लाई, ठीक है। तो जब ये जो लिक्विडिटी है वो एक्सेस में हो, गुड्स एंड सर्विसेज से ऊपर निकल जाए, ज्यादा हो, मतलब लिक्विडिटी ऊपर है और गुड्स एंड सर्विसेज नीचे हैं,
तो इन्फ्लेशन आता है। तो हम बोल सकते हैं इसकी डेफिनेशन, व्हेन लिक्विडिटी इज इन एक्सेस ओवर द अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट द स्टेट ऑफ इन्फ्लेशन टेक्स प्लेस। जब लिक्विडिटी एक्सेस में हो और गुड्स एंड सर्विसेज कम हो तो इन्फ्लेशन होता है। अब जैसे हम उस समय पर जिस समय इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन मॉडरेट रेट ऑफ इन्फ्लेशन हमारी इकोनॉमी के लिए बेटर भी होता है क्योंकि लिक्विडिटी हाई है। इन्फ्लेशन के टाइम पे देखिए, अगर मैं बात करूं इन्फ्लेशन से फायदा क्या होता है। इन्फ्लेशन मान लिया 3% से 6% के बीच में इन्फ्लेशन है, तो इकोनॉमी के लिए कैसे फायदेमंद है? इससे डिमांड क्रिएट होती है। डिमांड क्रिएट होती है तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो जॉब्स इंक्रीज होंगी। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो हल्का फुल्का जो इन्फ्लेशन रेट है वो इकोनॉमी में होना ही चाहिए क्योंकि उससे जॉब्स वगैरह क्रिएट होती है। लेकिन जब डिफ्लेशन होता है तो जॉब कट्स होने लगते हैं। तो इन्फ्लेशन विल लीड टू ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो बेसिकली इन्फ्लेशन विल लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इन्फ्लेशन में लीड टू ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ। ये एक आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहां पर मे वर्ड मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि नॉर्मली इन्फ्लेशन, मॉडरेट रेट ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब ये जो है लीड टू जीडीपी। अगर डबल डिजिट में इन्फ्लेशन रहता है तो इकोनॉमी को नुकसान होता है, करप्शन भी बढ़ सकता है सोसाइटी में, और अमीर और गरीब के बीच का गैप भी बढ़ता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड होना चाहिए, और लेकिन 3%, 4%, 5%, 6% ये मैनेजेबल है इजीली, ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन रेट इकोनॉमी के लिए फेवरेबल रहता है। अब जब इन्फ्लेशन मान लिया कि अगर डबल डिजिट में चला जाए 10%, तो इसका मतलब है लिक्विडिटी बहुत ऊपर चलेगी। इन्फ्लेशन 10% का मतलब है लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है और गुड्स एंड सर्विसेज कंपैरिजन में कम है। फॉर एग्जांपल, एक सब्जी मंडी में अगर 10 ही लोग सब्जी बेचने वाले हैं, खरीदने वाले 100 लोग आ गए, तो उसका मतलब लिक्विडिटी ज्यादा हो गई। और जो है सब्जी वाले तो कम है, सब्जी वाले देखेंगे इतनी भीड़ है, वो रेट बढ़ा देंगे, तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है? या तो 100 लोगों को मत जाने दो उधर, मतलब लिक्विडिटी को गिराओ, या सप्लाई को बढ़ाओ। सप्लाई इतनी आसानी से बढ़ती नहीं है, तो मार्केट में जो लिक्विडिटी है बैंकिंग चैनल के थ्रू होती है। तो आरबीआई क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी के रेट बढ़ा देता है इन्फ्लेशन में। तो जब इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए मॉनेटरी पॉलिसी रेट इंक्रीज कर देता है, रेट्स इंक्रीज कर देता है। उससे लोन क्या हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं। जब लोन महंगा होगा तो पब्लिक कम उधार लेगी मार्केट में, ठीक है। पब्लिक कम उधार लेगी, मार्केट में लिक्विडिटी गिर जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं? रेट गिरने से, इंक्रीज होने से ये अनफेवरेबल कंडीशन होती है जीडीपी ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो जीडीपी में फॉल, ये कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। तो बैलेंस बनाना बहुत जरूरी हो जाता है आरबीआई के लिए। और जब इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है तब क्या इंपॉर्टेंट होता है आरबीआई के लिए, जीडीपी ग्रोथ। और जीडीपी ग्रोथ के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट क्या होता है? जीडीपी ग्रोथ के लिए जरूरी है कि रेट्स जो हैं वो नीचे गिरे, इंटरेस्ट रेट नीचे होंगे तो फेवरेबल एनवायरनमेंट होगा बिजनेसमैन के लिए लोन लेना। लोन ज्यादा मार्केट में, जितना ज्यादा मार्केट में पैसा होगा उससे डिमांड भी क्रिएट होती है और बिजनेसमैन भी लोन लेता है और बिजनेस भी करता है, ठीक है। लेकिन अभी अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। एक तो कोविड-19 की वजह से अगर हम देखें, इन्फ्लेशन भी 6% आ रहा है लेकिन डिमांड तब भी क्रिएट नहीं हो रही है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से एक तो लोग एक्सपेंडिचर वगैरह अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि अनसर्टेनिटी है। लोगों को लगता है आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, तो फालतू खर्चा कोई नहीं करेगा, तो डिमांड रिड्यूस है। जब तक एक कोरोना की एक वैक्सीन कंफर्म डेट ना पता हो या कैसे कंट्रोल करना है ये कंफर्म ना आ जाए, तब तक लोग एक्सपेंडिचर करेंगे नहीं इतना ज्यादा, डिमांड इतनी ज्यादा क्रिएट नहीं होगी। हालांकि पिछले 1-2 महीने में देखें, जब से अनलॉक स्टार्ट किया है तब से कई चीजें इंप्रूव होना हालांकि स्टार्ट हुई है, लेकिन उस पुराने वाले लेवल पे नहीं पहुंचा। तो अब यहां पर आरबीआई का कहना है कि इंटरेस्ट रेट जो है, जो इन्फ्लेशन है वो 6% है, तो अगर उसे कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या है, जब मॉनेटरी पॉलिसी रेट बढ़ाने हैं। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी रेट बढ़ाने से इकोनॉमी करंट सिचुएशन में क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, तो अनसर्टेनिटी है, कुछ कह नहीं सकते। इन्फ्लेशन रेट अगर क्योंकि 6% आ रहा है तो इसका मतलब मॉनेटरी पॉलिसी रेट बढ़ाने चाहिए कायदे से। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कितने कितने टाइम में आती है ये आपको बताना चाहिए, हर 2 महीने में, एवरी 2 मंथ। तो यहां पर आरबीआई यही कह रहा है
एक तरीके से डिसाइड करा है कि फिलहाल एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी है, ठीक है। अभी थोड़ा वेट करेंगे क्या होता है, क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड शॉक है। पिछले 100 सालों में अगर हम देखें, इकोनॉमी में बहुत बड़ा शॉक आया है पिछले 100 सालों में, ये जो कोविड-19 की वजह से। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा एक इनमें लिंक समझना है, इन्फ्लेशन और जीडीपी ग्रोथ में लिंक क्या है, ठीक है। वो मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश करी है, थोड़ा समझिए। और अगर आपको डाउट होता है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, अपना नाम भी लिखिए और आप कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं ये जरूर लिखिए। मैं सारे कमेंट्स वगैरह पढ़ता हूं, ठीक है, उसमें रिस्पॉन्स भी देता हूं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये एक एडिटोरियल है, ये पॉलिटिकल एडिटोरियल है, कैंपेन इन केरला टू सबवर्ट एन अल्टरनेट पाथ। देखिए, पॉलिटिकल कैंपेन का मतलब है इसमें बीजेपी या कांग्रेस को क्रिटिसाइज करा है और केरला की सरकार की तारीफ कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। तो ये एक पॉलिटिकल कैंपेन है जिसमें केरला की सरकार की बड़ी तारीफ करी है और बीजेपी कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर रहा है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ है नहीं ऐसा, ठीक है, लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं। केरला में एलडीएफ जो है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, एलडीएफ रूल कर रहा है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, ठीक है, और ये रूल कर रहा है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। और जो वहां पर सीएम है वो है पी विजयन, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको समझना है कि पूरी दुनिया में जो है, अगर हम देखें, जब कोल्ड वॉर हुआ था, यूएस जो है एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, कैपिटलिस्ट, और दूसरी तरफ हम बात करें कम्युनिस्ट, जैसे चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है जहां पर कोई इलेक्शन नहीं होते, ठीक है। तो जो चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है जहां पर कोई इलेक्शन नहीं होते, और वहां पर क्या होता है, सिंगल पार्टी रूल है चाइना में, वहां पर डेमोक्रेसी तो है नहीं। यूएस एक कैपिटलिस्ट कंट्री है जहां पर फ्री मार्केट इकोनॉमी है, प्राइवेट सेक्टर्स को बहुत छूट है। ये चाइना में प्राइवेट लोगों को बहुत ज्यादा छूट नहीं है। वहां पर फेसबुक, ट्विटर, जैसे व्हाट्सएप, ये सब बैन है, चाइना का अपना फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप। तो ये सारी प्रॉब्लम चाइना में है। और कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट में फर्क और मेजर डिफरेंस अगर हम समझे, तो कम्युनिस्ट में बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज होता है, ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज। और यहां पर बेसिकली कैपिटलिज्म में फ्री मार्केट इकोनॉमी, यहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे जोर नहीं दिया जाता, फ्री मार्केट इकोनॉमी, ये दोनों में फर्क है, ठीक है। लेकिन कम्युनिस्ट को क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि वो क्या करते हैं, अगर कम्युनिस्ट रूल में आते हैं तो कार्ल मार्क्स को बेसिकली फॉलो करते हैं। तो क्योंकि वो एग्जिस्टिंग सिस्टम को चेंज करना चाह रहे हैं, तो हथियार उठाकर कत्लेआम मचाने के बाद वो पावर में आए हैं। जैसे 1949 में चाइनीज रिवॉल्यूशन में पूरा कत्लेआम मचाया था पीएलए ने, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जो चाइना है उनकी आर्मी पीपल्स लिबरेशन आर्मी। तो उन्होंने पूरा कत्लेआम मचाया था, वहां की सरकार भागकर, वहां के लोग जो बहुत सारे हैं जो रूल कर रहे थे वो ताइवान भाग गए थे, ठीक है, तब वो पावर में आए थे खून बहाकर, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्रिटिसाइज किया जाता है और वहां पर डिसेंट को या जो भी सरकार के अगेंस्ट बोलता है उसे क्रश कर दिया जाता है, उसकी आवाज को, ठीक है। जैसे वहां पर श्रीलंका में यूनिवर्सिटी में 1989 के टाइम पर भी यूनिवर्सिटी में कॉलेज स्टूडेंट्स के ऊपर टैंक से गोलियां वगैरह बरसाई गई और बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स हजारों मारे गए थे, तो क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जहां पर ऑटोक्रेटिक के एक तरीके का रूल हम वहां पर दिखता है, मनमानी करती हुई चाइनीज सरकार वहां पर दिखती है, ठीक है। तो अब वहीं उसी का एक तरीके से हम बोल सकते हैं, उसी से इन्फ्लुएंस होके, क्योंकि ये कार्ल मार्क्स से इन्फ्लुएंस्ड है, कार्ल मार्क्स ये जर्मन सोशलिस्ट थिंकर थे, उन्हीं से इन्फ्लुएंस्ड है। अब हुआ क्या कि एलडीएफ जो है, इंडिया में भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुई थी, अलग अलग उसके टुकड़े हुए, और एलडीएफ क्या है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, इनका भी जो है ये भी कम्युनिस्ट से जो कार्ल मार्क्स है उनके आइडियाज से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। कार्ल मार्क्स हो गया, व्लादिमीर लेनिन हो गए, ठीक है, जोसेफ स्टालिन हो गए, इनके आइडियाज से ये इन्फ्लुएंस है। जोसेफ स्टालिन या व्लादिमीर लेनिन ये यूएसएसआर को बिलोंग करते थे, ठीक है, तो उनसे ये इन्फ्लुएंस्ड है। तो इंडिया में, पूरे इंडिया में अगर कहा जाए, जो लेफ्ट पार्टीज हैं, लेफ्ट पार्टी मतलब कम्युनिस्ट, ठीक है, लेफ्ट पार्टीज हैं, वो बेसिकली इस समय केवल एक ही स्टेट में है, केरला में। बाकी स्टेट अगर हम देखें, पहले वेस्ट बंगाल में भी कम्युनिस्ट पार्टी का रूल रहा है, वेस्ट बंगाल में इस समय
जो है वहां पर ममता बनर्जी है तृणमूल कांग्रेस की। त्रिपुरा में भी जो है कम्युनिस्टों का रूल रहा है। नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट्स में भी कम्युनिस्ट जो है उनका रूल रहा है। तो इस समय अगर हम बोले इंडिया में एक ही कम्युनिस्ट जो स्टेट है वो केरला है, और कम्युनिज्म इस समय इंडिया में डाउनफॉल में है। ये थोड़ी सी चीजें हैं। और केरला में फिर वहां पर पॉलिटिक्स चल रही है। बीजेपी की बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है केरला में। और केरला में 2021, एक तो आपको पता होना चाहिए 2021 में वहां पर विधानसभा के इलेक्शन ड्यू हैं। विधानसभा के इलेक्शंस ड्यू हैं। ठीक है, तो बीजेपी और कांग्रेस जो है एक तरीके से एलडीएफ को क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी गोल्ड स्कैम में भी केरला के सीएम फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि गोल्ड स्मगलिंग हो रही थी अरेबियन कंट्रीज से केरला में, और वहां के चीफ मिनिस्टर ऑफिस के बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, और सीएम का भी ऐसा कुछ एलिगेशंस लग रहे हैं कि हाथ बताया जा रहा है। तो और फिर गोल्ड स्मगलिंग से जो पैसा आ रहा है, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अलग अलग इलीगल एक्टिविटीज में वो सारा पैसा खर्च हो रहा है, कुछ टेरर फंडिंग में भी वो पैसा जा रहा होगा। तो ये सारे एलिगेशंस लग रहे हैं। ठीक है, तो ये लगातार न्यूज में है। तो ये ऑथर का कहना ये है कि बीजेपी और कांग्रेस जो एलडीएफ की सरकार है जो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। एलडीएफ सरकार तो बहुत बढ़िया काम कर रही है, 5वां साल चल रहा है, और ये वो एक तरीके से एलडीएफ के फेवर में वो सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं। तो ये एक एडिटोरियल है जो आपको थोड़ा सा समझना है। उसके अलावा यूएस ने बैन करा ट्रांजैक्शंस में टिकटॉक। ठीक है, ट्रांजैक्शंस में टिकटॉक और वीचैट, लेकिन ये जो बैन है ये 45 डेज के बाद आएगा। ये विल कम इनटू इफेक्ट आफ्टर 45 डेज। ऐसा क्यों? क्योंकि 45 डेज तक जो है डोनाल्ड ट्रंप मौका दे रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट को कि टिकटॉक का जो यूएस का बिजनेस है उसे एक्वायर कर लें। डोनाल्ड ट्रंप ने का कहना साफ ये है कि टिकटॉक को क्या करना है, 45 डेज के अंदर अपना यूएस का बिजनेस है वो जो है माइक्रोसॉफ्ट को बेचकर वो निकल जाए टिकटॉक यूएस से, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी कंसर्न है यूएस के लोगों के लिए, क्योंकि डेटा चोरी हो रहा है टिकटॉक के थ्रू, ऐसा उनके ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं, और मैनिपुलेशन भी हो रहा है डेटा का। बहुत सारी चीजें हैं जो टिकटॉक के ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट को बोल रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक के शेयर्स खरीदे यूएस ऑपरेशंस के, और टिकटॉक को टाटा टाटा बाय बाय बोल दें, और वहां पर माइक्रोसॉफ्ट ही हैंडल करे टिकटॉक को। ठीक है, तो 45 डेज का टाइम मिला। तो एक तो ये है इंपॉर्टेंट न्यूज। तो फिलहाल बैन जो है 45 डेज में लगने वाला है, अभी फिलहाल बैन नहीं है, और ये 45 डेज केवल डील बार्गेन करने के लिए। अगर डील बार्गेन नहीं हो पाती तो टिकटॉक को बहुत ज्यादा लॉस होगा, क्योंकि यूएस में बैन है। तो हो सकता है क्या पता डील हो, क्या पता ना हो। तो ये सारी चीजें आपको बस ये पता होना चाहिए कि टिकटॉक जो है इसकी पेरेंट कंपनी कौन है। पेरेंट कंपनी ये एग्जाम में आ सकता है। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी ये है बाइट डांस। ठीक है, ये 2012 में स्टैब्लिश हुई थी बाइट डांस। ये एग्जाम में आ सकता है। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है बाइट डांस, और जैंग यिमिंग इसके फाउंडर है, बाइट डांस के और टिकटॉक के। ठीक है, जैंग फाउंडर सीईओ है। तो ये एक तो जैंग यिमिंग ये इंपॉर्टेंट है, और पेरेंट कंपनी बाइट डांस है टिकटॉक की। और इंडिया में तो टिकटॉक ऑलरेडी बैन हो चुका है, बहुत सारी चाइनीज ऐप ऑलरेडी बैन हो चुकी है। एक तो आरबीआई ने सेट करा है, सेट्स अ पैनल फॉर स्ट्रेस्ड लोन रिजोल्यूशन नॉर्म्स। ठीक है, तो आपको हमें ये समझना है एक तो स्ट्रेस्ड लोन क्या है, क्योंकि स्ट्रेस्ड लोन की प्रॉब्लम्स कोविड-19 की वजह से बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस्ड लोन बेसिकली वो वाला लोन है जिसमें हाई रिस्क है कि वो एनपीए हो सकता है। स्ट्रेस्ड लोन, हाई रिस्क लोन, बेसिकली हाई रिस्क लोन को हम बोल रहे हैं स्ट्रेस्ड लोन। मतलब कोविड-19 की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस लॉस में चल रहे हैं, तो इस वजह से हो सकता है, क्योंकि अभी 6 मंथ का मोरेटोरियम चल रहा था। मोरेटोरियम का मतलब होता है मोरेटोरियम का मतलब है ईएमआई हॉलिडे। तो इस समय लोगों को कोई ईएमआई नहीं देना था। पहले 3 महीने का मोरेटोरियम था, अब 6 महीने, फिर 3 महीने और बढ़ा दिया गया, तो 6 महीने का मोरेटोरियम। अब ये मोरेटोरियम पीरियड खत्म हो रहा है। अब मोरेटोरियम पीरियड खत्म होगा, उसके बाद लोगों को अब ईएमआई देना है सितंबर से। अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अब ईएमआई कंपनीज या लोग कैसे देंगे? हो सकता है कि वो क्या है, वो डिफॉल्ट कर जाएं बहुत सारे लोग,
क्योंकि बिजनेस लोगों का डाउन है, लोगों का पैसा नहीं है। तो ये जो सारा पैसा जो ईएमआई जो अब हो सकता है डिफॉल्ट हो जाए, तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रेस्ड लोन, हाई रिस्क लोन। अब ये जो हाई रिस्क लोन है, इसका रिजोल्यूशन कैसे किया जाए, उसके लिए यहां पर आरबीआई ने एक पैनल सेट करा है, ठीक है, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो गुप्ता हैं, उन्हें, जिनका टेन्योर अभी वाइस प्रेसिडेंट है एशियन डेवलपमेंट बैंक के, टेन्योर अभी खत्म नहीं हुआ है, उनका टेन्योर 1 सितंबर 2020 को एशियन डेवलपमेंट बैंक में खत्म होना है, तो उनका भी नाम है, ठीक है। तो कुछ लोगों को लेकर जो है आरबीआई ने एक पैनल सेट करा है कि ये जो स्ट्रेस्ड लोन होने वाला है, खासकर मोरेटोरियम के बाद, जो कि एनपीए होने वाला है। एनपीए का मतलब भी समझ लेते हैं, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मतलब वो जो स्ट्रेस्ड लोन है, स्ट्रेस्ड लोन का मतलब जो एनपीए हो सकता है, हाई रिस्क वाला लोन। वो एनपीए हुआ नहीं, वो हाई रिस्क है, बैंक उसको कैटेगराइज कर लेता है कि ये हाई रिस्क है, अभी वो एनपीए हुआ नहीं है। लेकिन जब 3 महीने तक ईएमआई नहीं आती, 3 महीने का टाइम पीरियड होता है, 3 मंथ्स तक ईएमआई नहीं आती, और इंडिविजुअल को देनी चाहिए थी, जब लोन लिया है तो ईएमआई भी देनी है, तो 3 महीने से ऊपर जब टाइम पीरियड हो जाता है तो वो पैसा एनपीए की कैटेगरी में चला जाता है, ठीक है। उन 3 महीने के ड्यूरेशन में बोल सकते हैं वो स्ट्रेस्ड लोन है, ऐसा कहा जा सकता है, हाई रिस्क लोन है, ठीक है, जो एनपीए हो सकता है, ठीक है। तो अब एनपीए ना हो ज्यादा, ये सारी सिचुएशंस जो है हैंडल करनी है आरबीआई ने, तो उसी को लेकर पैनल बना है। लोया जिरगा क्या है ये समझ लेते हैं। लोया जिरगा जो है अफगानिस्तान की, लोया जिरगा अफगानिस्तान की हाईएस्ट कंसल्टेटिव बॉडी है। तो ओनली ये कंसल्टिंग, ओनली कंसल्टेटिव बॉडी हाईएस्ट। इसमें पूरे अफगानिस्तान से 3000 से ज्यादा जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, मतलब इसमें जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, लोकल लेवल के लीडर्स हैं, सब पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो अफगानिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ही जुड़ा हुआ है कि लोया जिरगा मीटिंग, मतलब ये बहुत बड़ी 3 दिन का पूरा प्रोग्राम होगा, 3 दिन तक पूरे अफगानिस्तान से लोग इकट्ठा होकर आपस में डिस्कशन करेंगे। अब डिस्कशन क्या करेंगे, क्योंकि देखिए आपको पता होगा लगभग 50% से ज्यादा, 54% अफगानिस्तान वाले एरिया में तालिबान का कब्जा है, तालिबान। अब तालिबान और वहां पर जो सिविलियन गवर्नमेंट है, सिविलियन गवर्नमेंट, बाकी पोर्शन में सिविलियन गवर्नमेंट का रूल है। अशरफ गनी वहां पर प्राइम प्रेसिडेंट है, अशरफ गनी। तो इनके बीच में अभी कई बार क्या है, क्लासेस चलते हैं। तो सिविलियन जो मिलिट्री हैं या फोर्सेस हैं, गवर्नमेंट की फोर्सेस, वो तालिबान के ऊपर अटैक करते हैं, तालिबान गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के ऊपर अटैक करती है। तो वो लगातार एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। तो जैसे ईद के टाइम पे सीज फायर की बात हुई थी, 3 दिन का सीज फायर, और बात ये हो रही थी कि अब डिमांड हो रही है, तालिबान डिमांड कर रहा है कि उसके 400 जो फाइटर्स हैं, जिनके मर्डर के केसेस भी हैं, ठीक है, बहुत सीरियस क्राइम के भी केसेस चल रहे हैं, वो अफगानिस्तान की जेलों में बंद है। उनकी डिमांड है कि उन 400 लीडर्स को अशरफ गनी की सरकार, जो सिविलियन गवर्नमेंट है, वो छोड़ दे। तो जिसको अशरफ गनी ने रिजेक्ट कर दिया। अब वही सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी लोया जिरगा में, लोया जिरगा, ठीक है। ये वहां की पार्लियामेंट नहीं है, कहीं आप ऐसा ना समझे कि वहां की पार्लियामेंट है। लोया जिरगा एक हाईएस्ट बॉडी है, ये केवल कंसल्टेटिव बॉडी है जहां पर डिस्कशंस होते हैं, और इसका सोसाइटी के ऊपर और पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत बड़ा असर होता है। वहां पर जो भी डिस्कशन होता है, डिसाइड होता है, तो एक मैसेज आता है कि हाँ, पूरे देश के लोगों की सोच ये है। तो लोगों तक भी ये मैसेज आता है कि हाँ, कि मतलब फिर होना चाहिए। लोया जिरगा का इम्पैक्ट लोगों की सोच के ऊपर काफी ज्यादा वहां पर पड़ता है, सोसाइटी के ऊपर भी और पॉलिटिक्स के ऊपर भी। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट होता है लोया जिरगा की मीटिंग वहां पर। तो 3 दिन तक की मीटिंग चलने वाली है, ये न्यूज में रहा है वहां पर। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्नर में देखिए, हम आज डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस। सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस मतलब जब सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई होती है, तो केस की सुनवाई होती है, तो वहां पर कितने जज वहां पर सुनवाई के लिए सामने बैठते हैं। तो अगर हम बेंचेस की बात करें तो सबसे पहले सिंगल जज बेंच। सिंगल जज बेंच में ज्यादातर कौन बैठता है? सिंगल जज बेंच हमारी जो होती है, वहां पर बेल एप्लीकेशन ज्यादातर सुनी जाती है। बेल एप्लीकेशन,
मतलब किसी कोई जेल में है, उसकी बेल एप्लीकेशन या वो एडवांस में बेल के लिए अप्लाई कर रहा है, तो एक सिंगल जज बैठता है, वो सुनवाई करता है। बेल एप्लीकेशंस होती हैं ज्यादातर। और डिवीजन बेंच हम क्या बोलते हैं, 2 जज बैठते हैं कई बार सुनवाई के लिए, 2 जज। मैक्सिमम मामलों में डिवीजन बेंच बैठती है। सुप्रीम कोर्ट में जितने भी केसेस जाते हैं ज्यादातर डिवीजन बेंच भी बैठती है। 2 जज बैठेंगे या 3 जजेस, 3 जज। तो ज्यादातर मामलों में 2 जज या 3 जज ही सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं। मतलब वकील जिरह करते हैं, सामने 2 या 3 जज बैठे रहते हैं, उसे हम बोलते हैं डिवीजन बेंच। ठीक है। और सिंगल जज बेंच में ज्यादातर जो थोड़े छोटे, ज्यादा कम इंपॉर्टेंस के मामले होंगे वो, और यहाँ पर 3 जजेस, ये इंपॉर्टेंट मामले 3 जजेस की बेंच के पास जाते हैं, वहां पर सुनवाई होती है। और अगर 2 जजेस का जो ओपिनियन अलग अलग है, तो किस जज की ओपिनियन मानी जाएगी? कोई भी वर्डिक्ट अगर देना है, वर्डिक्ट को लेकर, तो जो सीनियर मोस्ट जज होगा उसकी ओपिनियन मानी जाती है, जो सीनियर मोस्ट जज होगा, सीनियर। ठीक है। और यहां पर 3 जज के बेंच में 2-1 से होगा, जो भी होगा। ठीक है, 2-1 से पास होना चाहिए कोई भी वर्डिक्ट। एक जज अगर एग्री नहीं करता, 2 जज किसी और उसके फेवर में है, तो 2 जज 2-1 से वो पास माना जाएगा, वर्डिक्ट वही सुनाया जाएगा। ठीक है। तो ये डिवीजन बेंच होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हमारी तब होती है जब कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन से जुड़ा हुआ मामला हो, जब रिलेटेड टू, कोई भी मामला रिलेटेड टू इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। और इसमें एटलीस्ट 5 जज बैठते हैं, एटलीस्ट 5 जज, 5 जजेस। तो कोई भी मामला, जैसे एक EWS का मामला था, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का मामला, या केरला में टेंपल से रिलेटेड कोई केस था, ठीक है, मंदिर में पूजा करने को लेकर। ठीक है। तो और भी बहुत सारे मामले जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड होते हैं, वो उन सब के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कम से कम 5 जज होते हैं। 5 जज के बाद अगर वर्डिक्ट आता है, तो फिर अगर कोई रिव्यू करने के लिए फाइल करता है, तो 7 जज बेंच, बड़ी जज, फिर 9 जज, फिर 11 जज, और फिर 13 जज। तो सबसे ज्यादा 13 जज बेंच अब तक बैठी है सुप्रीम कोर्ट की, 13 जज बेंच, जो सबसे बड़ी बेंच है अब तक की हिस्ट्री की। वो कौन सी बेंच बैठी है? ये केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस 1973। ठीक है। जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का एक वर्डिक्ट दिया था। बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज कर सकती है, ठीक है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर गड़बड़ नहीं होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, ये वर्डिक्ट दिया था। तो एग्जाम में ये भी कई बार आया कि सबसे बड़ी बेंच कब बैठी है, 1973 में, और केशवानंद भारती केस में बैठी है सबसे बड़ी बेंच। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होती है? कम से कम 5 जज सुनवाई के लिए बैठे रहते हैं, जो भी जिरह होती है आपस में। जैसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15-16 से रिलेटेड भी है, तो उसके लिए फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगी। तो ये सारी चीजें थी जो हमने आज डिस्कस करी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।